गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कार्नेटिक वॉर के बाद कर्नाटका रीजन्स में और बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद से बंगाल रीजन्स पे अपना कब्जा कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। कैसे ब्रिटिश एम्पायर बंगाल के बाद से एक्सपेंशन किया पूरे इंडिया में। इसके लिए उन्होंने पहले दो रूल्स निकाले। पहला था सब्सिडेंसी अलायंसेस और दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडेंसी अलायंसेस का मतलब होता है कि वो सारे राजा, ये जो सब्सिडेंसी अलायंसेस है, इस पॉलिसी को लॉर्ड बेलेजली ने निकाला था, 1798 में निकाला था, ठीक है। और इंडिया में इसके अकॉर्डिंग वो सारे रूलर्स या वो सारे राजा जो कि कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कंपनी को सबसे ऊपर मानते हैं, वो कंपनी को अब फोर्सेस रखने के लिए, कंपनी की आर्मी को रखने के लिए उनको अपनी तरफ से पैसे देंगे और इस बिहाफ पे वो अपने राज्य को अच्छे से बचा सकते हैं। अगर वो ऐसा करने में फेल हो गए तो उनको पेनाल्टी देनी पड़ेगी और पेनाल्टी के रूप में पूरा राज्य उनको वापस करना पड़ेगा। ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा सब्सिडेंसी अलायंसेस में किया था। सब्सिडेंसी अलायंसेस के थ्रू बहुत सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने इस पावर को मान लिया, यानी कि ब्रिटिश सबसे बड़े हैं और उनकी सुपरमेसी रहेगी, इस बात को उन्होंने मान लिया। और बहुत सारे राजा जो इस बात को नहीं माने, उनका वॉर हुआ। दूसरा एक जो रूल निकाला था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड बेलेजरी के बाद लॉर्ड डलहौजी जो हमारे गवर्नर जनरल बन के आए थे, उन्होंने इस रूल को निकाला, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। इसके हिसाब से वो सारे राजा जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है, वो क्या करेंगे, वो उनका राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में ऑटोमेटिक विलीन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने इन दोनों रूल्स को माना नहीं और इसके बाद उनका वॉर हुआ। जैसे पहला था मैसूर रीजन्स। मैसूर रीजन्स के राजा हैदर अली और उनके बेटे का नाम टीपू सुल्तान था। हैदर अली जो थे वो मालाबार कोस्ट पे उनका हमला था। मालाबार कोस्ट केरला रीजन्स, कर्नाटका और केरला रीजन्स के पास का एरिया कहा जाता है। मालाबार कोस्ट में ब्लैक पेपर, इलायची, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, इलायची, इन सब का बिजनेस होता था और अंग्रेज़ वहाँ से परचेज़ करके इसको इंग्लैंड में भेजते थे। इंग्लैंड एरिया में इसको भेजा जाता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर कब्जा जमाना शुरू किया। इसका ये नतीजा हुआ कि हैदर अली का उनके साथ वॉर हुआ। इस वॉर को एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वॉर में अंग्रेज हार गए और हैदर अली की विन हो गया। सेकेंड वॉर में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को आगे बढ़ाया। तीसरे वॉर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तीसरे सुल्तान में बिना किसी नतीजे के ये वॉर समाप्त हो गया। और जो चौथा एंग्लो वॉर हुआ वो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज़ों से वार करते करते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और फाइनली 4 वार के बाद ये जो राज्य है वो ब्रिटिश राज्य में मिल गया। नेक्स्ट था मराठास। मराठा हमारे आज के महाराष्ट्र रीजन्स को मराठा कहा जाता है। मुग़ल पावर के बाद मराठास जो थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे, जैसे कि भोसले, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, इन सारे जातियों में बट गए थे मराठास। और इनके जो चीफ थे उनको पेशवा कहा जाता था। 1770 तक ये क्या थे, यूनाइटेड थे, लेकिन उसके बाद इनके में इंटरनल अफेयरेंस में झगड़ा होने लगा। यानी कि ये जो लोग थे वो भोसले, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, ये चारों लोग आपस में ही इनका
क्लैश होना शुरू हो गया। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और अंग्रेज़ों ने इनके सामने सब्सिडेंस अलाइंसेस का प्रस्ताव पेश किया। अब सब्सिडेंस अलाइंसेस को कुछ राजा ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ राजाओं ने, जो मराठास के कुछ राजा थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए इनका पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ और बाद में ये जो वॉर हुआ वो इस वॉर के बाद पीस ऑफ सालबाई हुआ, यानी कि सालबाई में एक ट्रीटी मानी गई, जिसके बाद ये युद्ध विराम हो गया। दूसरा एंग्लो वॉर हुआ, दूसरा एंग्लो मराठास वॉर 1803 से 1805 के बीच में हुआ। और इस समय हमारे जो पेशवा थे, पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उन्होंने बेसिन में ट्रीटी की और सब्सिडेंसी अलाइंसेस के थ्रू मराठास के ऊपर अंग्रेज़ों की सुपरमेसी स्वीकार कर ली थी। और फाइनली तीसरा एंग्लो मराठास वॉर हुआ और तीसरे एंग्लो मराठास वॉर के बाद जो पेशवा थे उनको रिमूव कर दिया गया और उनको बिठूर भेज दिया गया। उसके बाद उनको पेंशन दे दी गई और पूरा का पूरा मराठा रीजन्स किसके पास आ गया? अंग्रेज़ों के पास आ गया। फाइनली एक रीजन्स बचा जिसको हम पंजाब कहते हैं। पंजाब रीजन राजा रणजीत सिंह के पास था। राजा रणजीत सिंह बहुत ही पावरफुल लीडर्स थे, लेकिन फाइनली जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके सक्सेसर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि वो राज्य को संभाल सके। और इनका एक वॉर होता है पंजाब में अंग्रेज़ों का, और इस वॉर के बाद पहले वॉर के बाद ही पंजाब का बहुत सारा एरिया अंग्रेज़ों के पास आ जाता है, लेकिन दूसरे एंग्लो सिख वॉर के बाद ये पूरी तरीके से पंजाब का सारा रीजन्स अंग्रेज़ों के एरिया में विलीन हो जाता है। अब आपने देखा कैसे उन्होंने कर्नाटका में 3 वॉर के बाद, कर्नाटका में उनका 3 वॉर हुआ और 3 वॉर के बाद पूरा साउथ रीजन उनके पास आ गया। उसके बाद बंगाल में 2 वॉर हुआ, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद से बंगाल और बिहार का ऑलमोस्ट एरिया अंग्रेज़ों के पास चला गया। सब्सिडेंसी अलाइंसेस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, ये 2 रूल के द्वारा बहुत सारे जो किंग्स थे वो ऑटोमेटिक उनका राज्य ब्रिटिश राज्य में मिल गया। सब्सिडेंसी अलाइंसेस में राजा ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ ऐसे राजा थे जो नहीं माने, जैसे कि मैसूर के राजा हैदर अली और टीपू सुल्तान। उनसे वॉर के बाद उनकी मृत्यु हो गई और वो ब्रिटिश राज में मिल गया। मराठास वॉर हुआ और मराठा रीजन्स में ब्रिटिश वॉर में मिल गया और साथ में पंजाब भी। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने ना सिर्फ इंडिया में अपना रूल किया, बल्कि इंडिया के बाहर अफ़गानिस्तान, सिंध, बर्मा, नेपाल, इन सारे रीजन्स पे अपना रूल किया था। यानी कि अफ़गानिस्तान में भी उनका वॉर हुआ, जिसको एंग्लो अफ़गान वॉर के नाम से जाना जाता है। और ये जब ख़त्म हुआ 1842 में, ये वॉर जब ख़त्म होता है तो इस वॉर के बाद अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों ने विन कर लिया। उसके बाद दूसरा वॉर होता है एंग्लो बर्मा वॉर, यानी बर्मा रीजन्स पे, जिसको प्रेजेंट में म्यांमार के नाम से जानते हैं। ये वॉर भी एंग्लो बर्मन वॉर के नाम से जाना जाता है। और फाइनली 1886 में पूरे एशिया रीजन्स पे इसका कब्जा हो जाते हैं, यानी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, जो आज के प्रेजेंट ईस्टर्न स्टेट है, और साथ में बर्मा कंट्री को मिला के ये पूरा बर्मा कंट्री को मिला के एंग्लो बर्मन वॉर के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो वॉर हुआ एंग्लो नेपालीज वॉर, और इसके बाद नेपाल का रीजन्स भी अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। तो फाइनली ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि धीरे धीरे करके अफ़गानिस्तान, सिंध, बर्मा, नेपाल, इन सारे रीजन्स पे उनका हमला हो जाता है। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट रीजन्स था जिसको हम अवध कहते हैं। बैटल ऑफ बक्सर्स के बाद 1764 में हुआ। अवध में जो था वो अवध रीजन्स था, वो इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज़ों के पास था, यानी कि उस पे ना अंग्रेज़ खेती कराते थे, लेकिन अंग्रेज़ ना उसके टैक्सेस को वसूलते नहीं थे। वो ज़बरदस्ती वहाँ के खेतों में अपना कमर्शियल क्रॉपिंग कराते थे, बल्कि उससे टैक्स वसूल नहीं पाते थे। लेकिन जब लाल डलहौजी गवर्नर जनरल बन के इंडिया आए 1852 में, तो 1856 में उन्होंने क्या किया
कि उस पर मिस गवर्नमेंट का यानी अवध रीजन्स में मिस गवर्नमेंट का आरोप लगा के उसके ऊपर हमला कर दिया। और वहाँ के जो पीजेंट्स थे बेसिकली और वहाँ के जो बिग लैंडओवर्स थे उनका वार हुआ और फाइनली अवध रीजन्स अंग्रेज़ों के पास आ गया। लेकिन यही वो जगह था क्योंकि ये जो अवध के पीजेंट्स थे इस बात को पचा नहीं पाए और फाइनली 1857 में जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसका सबसे ज़्यादा असर अवध रीजन्स में ही देखने को मिला था। इसके बाद कुछ रूल्स निकाले गए अंग्रेज़ों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर्स के बाद 1773 में एक ना रेगुलेटिंग एक्ट निकाला गया, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है रेगुलेट करने वाला एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अंग्रेज क्या करेंगे, इंडिया में रेगुलेट करेंगे। ना सिर्फ अंग्रेज बल्कि कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 निकाला गया। इसके हिसाब से जो इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी की मेंबरशिप हो गई, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद से 1813 का चार्टर एक्ट निकाला गया। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन को, यानी ब्रिटिश क्राउन जो थे, ब्रिटेन के जो राजा थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को और 20 साल के लिए इंडिया में राज्य करने की परमिशन दे दी, यानी और 20 साल के लिए इंडिया में ट्रेडिंग करने की परमिशन दे दी। और फाइनली 1857 के रिवोल्ट के बाद यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूप से शासन हुआ। यानी अब देखो आप क्या क्या हुआ है। पहला तो उनका कार्नेटिक वॉर्स हुआ, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद से सब्सिडेंसी अलाइंसेस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, ये 2 रूल्स निकाले गए। इसके अलावा उनका एंग्लो मराठास वॉर हुआ, ठीक है, एंग्लो पंजाब वॉर, एंग्लो सिख वॉर हुआ और साथ में एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। इस वॉर के बाद अंग्रेज़ों की इंडिया में पूरी टेरिटरी हो गई और साथ में उन्होंने कुछ रूल्स निकाले, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से अंग्रेज इंडिया में रेगुलेट करेंगे। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो अंग्रेज हैं, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में उनकी भागीदारी हो जाएगी। और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा उनको और 20 साल के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग करने की परमिशन दी जाएगी ब्रिटेन के राजा के द्वारा। ये 3 जो एक्ट हुए, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। इसके बाद मैं जिस दिन भी नेट कनेक्ट होता है मैं आपको बता दूंगी, फिर मैं आपका लाइव क्लास ले लूँगी। ओके, थैंक यू।